तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके पास से क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज 1.C का है जो कि वास्तविक संख्या से रिलेटेड है और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है भारतीय भवन का क्वेश्चन है। तो दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन को मैं करता हूँ और इस पे जो कंसेप्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए यहाँ पे क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान है, उसको भरना है। तो उससे पहले यहाँ पे कुछ नोट्स मैं लिख लिया हूँ जो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए कुछ नोट्स हैं, यहाँ पे 4 पॉइंट्स है जो आपको जानना जरूरी है। अगर एक पॉइंट अगर जानते हैं तभी एक क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसी से रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन भी अगर आपके सामने रखा जाए तो आप उसको आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों चलिए इन पॉइंटों को पहले जानते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला गया है कि एक अपरमेय संख्या का ऋण है सो अपरमेय संख्या होता है। दोस्तों अपरमेय संख्या आखिर होता क्या है? तो दोस्तों अपरमेय संख्या वो एक ऐसी संख्या है जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, और परमेय संख्या ऐसी परमेय संख्या है जो ऐसी संख्या है जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं। अपरमेय संख्या के बारे में मैं बता दिया कि ऐसा संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो इसका अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल होता है, देखिए यहाँ पे √2 हो जाएगा, √2, √3, √5, यहाँ पे देखिए √5, √7, इस तरह से अपरमेय संख्या। एक अपरमेय संख्या का जो ऋण है यानी कि जो निगेटिव है वो अपरमेय संख्या ही होगा। जैसे कि अगर √2 अगर एक अपरमेय संख्या है तो √-√2 ये भी एक अपरमेय संख्या ही होगा। उसी तरह से अगर √3 का बात करें, अगर √3 भी अगर एक अपरमेय संख्या है तो -√3 भी एक अपरमेय संख्या होगा। तो दोस्तों इस तरह से यानी जो पहला पॉइंट था वो क्लियर हो गया, आपको मैं बता दिया। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे देखिए, दूसरा पॉइंट में क्या बोला जा रहा है कि एक परमेय संख्या यानी एक परमेय और एक अपरमेय संख्या का जो योग है और अंतर है, यानी कि जो ऐड अगर करते हैं एक परमेय और एक अपरमेय संख्या को अगर जोड़ते हैं या घटाते हैं तो वो हमेशा अपरमेय संख्या ही आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए परमेय संख्या का क्या बोला था, परमेय संख्या बोला जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर एक 2 है तो 2 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अपरमेय संख्या को क्या बोला जिसको हम 2 यानी p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो उसको हम क्या एग्जाम्पल लिए, जैसे कि √2, √3, √5, √7 हो गया। उसी तरह से आगे जाते जाएगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो √11 भी है तो इस तरह से जाएगा। तो इसमें अगर √11 हो गया एक अपरमेय संख्या, तो अगर √11 को अगर ये दोनों को जोड़ते हैं तो ये परमेय संख्या नहीं होगा, ये एक अपरमेय संख्या हो जाएगा। और इसी तरह से अगर एक परमेय और एक अपरमेय संख्या को अगर हम घटाते हैं तो ये जो संख्या बनेगा ये भी संख्या बनेगा। सो क्या बनेगा, एक अपरमेय संख्या बनेगा। तो दोस्तों ये जो दूसरा पॉइंट था वो भी क्लियर हो गया। अब तीसरा पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों देखिए तीसरा पॉइंट में अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक अपरमेय और एक अपरमेय यानी एक परिमेय और एक अपरमेय संख्या का जो गुणनफल होता है और जो भागफल होता है दोनों है सो यानी जो अपरमेय संख्या होता है। जैसे कि गुना अगर करते हैं एक परिमेय और एक अपरमेय संख्या को अगर हम गुना करते हैं या उसका भाग करते हैं तो वो भी होगा एक अपरमेय संख्या ही होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर 2, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताया कि 2 है सो परिमेय संख्या हो गया, और जो यहाँ पे √11 है, ठीक है, ये अपरमेय संख्या है। तो अगर दोनों को हम गुना करते हैं, दोनों को गुना करते हैं तो यहाँ पे 2√11 यानी कि इतना हो जाएगा। तो जो ये नंबर आएगा ये भी एक अपरमेय संख्या ही होगा। इसको आप जान लीजिएगा, इसको आप समझिए, ठीक है। अगर इसको हम भाग देते हैं, ठीक है, अगर इसी को अगर भाग देते हैं, जैसे कि इसको परमेय संख्या अगर 2 परमेय संख्या है, हम यहाँ पे परिमेय संख्या कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि परमेय और अपरमेय संख्या क्या होता है, जिससे आप लोग जानते होंगे। नहीं जानते हो तो जाकर पहले वास्तविक संख्या से रिलेटेड जो मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ आप जाकर देखिएगा, उसमें मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि जो मैं ऐसे लिख दिया कि √2, √3, √5, √7, √11 ये सब जो अपरमेय संख्या है कैसे है। तो दोस्तों इसको मैं प्रूफ कर बता चुका हूँ, आप जाकर देखिएगा मेरे चैनल पे, उस वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर देख लीजिएगा, प्रूफ आपको पूरा अच्छे से मिलेगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मैं बस आपको समझा रहा हूँ कि इस क्वेश्चन जो इधर दिया गया है इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो इसलिए आप यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे देखिए गुना वाला तो मैं बता दिया, यहाँ पे भाग से रिलेटेड है। तो अगर हम परमेय और एक अपरमेय संख्या को अगर हम भाग करते हैं, देखिए जैसे 2 है और यहाँ पे कितना एक अपरमेय क्या हो गया, √11 है या √3 कुछ भी ले लिया जाए, तो यहाँ जो नंबर बनेगा ये भी एक अपरमेय संख्या ही बनेगा। तो इस तरह से जो तीसरा पॉइंट था ये भी क्लियर। और चौथा पॉइंट में क्या बोला है कि ये देखिए यानी जो a है, a अगर एक अपरमेय संख्या है तो 1/a यानी कि 1/a जो बनेगा वो भी एक अपरमेय संख्या ही बनेगा। तो यहाँ पे अगर देखिए a का जो वैल्यू है, अगर √3 आ गया, √3 तो √3 अगर एक अपरमेय
अपरमय संख्या है तो 1/√3 जो होगा ये भी एक अपरमय संख्या ही बनेगा। तो दोस्तों इस तरह से जो यहाँ पे नोट्स था यानी कि जो 4 पॉइंट था वो मैं आपको समझा दिया हूँ, ताकि ये जो क्वेश्चन है इधर जो मैं क्वेश्चन 6 क्वेश्चन लिखा हूँ, 5 क्वेश्चन लिखा हूँ, इसको मैं सॉल्व आपके सामने अच्छे से कर सकूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहाँ पे √15 है, तो जो √15 है वो भी एक क्या है, एक अपरमय संख्या है, क्योंकि इसको हम p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते, ये एक परमय संख्या नहीं है, ये एक अपरमय संख्या है। तो इसको हम अपरमय संख्या यहाँ पे हमको जो भरना है वहाँ पे हम अपरमय संख्या भर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं √2 और √3। तो दोस्तों देखिए जो √2 और √3 है ये दोनों क्या है, तो दोनों अपरमय संख्या है, दोनों अपरमय संख्या और अपरमय संख्या का जो भाग है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी एक अपरमय संख्या ही होगा। तो यहाँ पे आप अपरमय भर दीजिएगा और संख्या लिखा हुआ है यानी कि अपरमय संख्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों आप जो अगला जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 4 यानी कि जो 4 है, 4 क्या है, परिमेय संख्या है, और इधर क्या है √11। तो √11 क्या है, एक अपरमय संख्या। तो जैसे कि मैं यहाँ पे बताया हूँ, देखिए यहाँ पे जैसे मैं बताया हूँ कि √11 क्या है, अपरमय है, और 2 क्या है, परिमेय है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए परिमेय यानी कि परिमेय हो गया, एक अपरमय हो गया। अब जो दोनों का जोड़ है तो दोनों का जोड़ हो, घटाव हो, गुना हो या भाग हो, अगर इस तरह से रहता है परिमेय और अपरमय में अगर रिलेशन रहता है तो वो एक हमेशा अपरमय संख्या ही होता है, जैसे मैं आपको बता दिया हूँ इधर। तो इसी तरह से यहाँ पे जो होगा यहाँ भी अपरमय संख्या ही भराएगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी देखिए 1/√5 है, 1/√5। तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी भाग में है, तो यहाँ पे अगर √5 देखिए यहाँ पे जो √5 रहा होगा ये तो क्या है, अपरमय संख्या है, लेकिन इसको 1 यानी कि 1/√5 लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताया था, इधर देखिए आपको यहाँ पे मैं बताया था कि अगर ये एक अपरमय संख्या है तो 1/a जो बनेगा वो भी एक अपरमय संख्या ही बनेगा। तो उसी तरह से यहाँ पे देख रहे हैं कि √3 अगर एक अपरमय संख्या है तो 1/√3 जो बनेगा वो भी एक अपरमय संख्या ही बनेगा। तो इसी तरह से अगर यहाँ पे देखते हैं कि 5 एक अपरमय संख्या है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 5 एक अपरमय संख्या है, तो 1/5 होगा वो भी एक अपरमय संख्या ही होगा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आ गया। 5 नंबर क्वेश्चन अगर आप ऐसे ही देखेंगे तो आप कह दीजिएगा कि ये जो नंबर है ये एक अपरमय संख्या है, लेकिन रुकिए अभी थोड़ा रुकिए। देखिए यहाँ पे जो 5 है, 5 क्या है, एक परमय संख्या है, और इधर जो √8 हो गया। जब 2 नंबर आ गया तो यहाँ पे हम इसको √8 को हम तो ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 5 आ गया और √8 को क्या लिख सकते हैं, जैसे √4 गुने √2 ऐसे लिख सकते हैं। फिर से दोनों को अगर गुना करेंगे तो दोनों गुना होकर 8 हो जाएगा। इसको अलग अलग कर दिए हैं और बटा में लिख देते हैं √2। तो √2 से √2 कट जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, देखिए 5√4 यानी 5√4, और √4 का जो वैल्यू होता है वो होता है 2, यानी कि हो जाएगा 5 × 2 यानी कि 10। तो जो दोस्तों यहाँ पे जो 10 आ गया, 10 एक परमेय संख्या है, तो इसलिए यहाँ पे जो 5 नंबर जो भराएगा यहाँ पे 5√8/√2 ये एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों इस तरह से जो मैं आपको जो 5 क्वेश्चन थे यहाँ पे मैं आपको बहुत ही आसानी से मैं आपको समझा सका हूँ और आपको समझा दिया हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही।